हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा था। उस भाग में हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना, पौधे के नर भाग, जनन भाग के बारे में। पौधे के नर भागों का हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम उसी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, पौधे का मादा भाग। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हम पढ़ते हैं, हमें आज पढ़ना है पौधे का मादा भाग या पौधे का मादा जननांग। पौधे के मादा जननांग को क्या कहा जाता है? पौधे के मादा जननांग जो होता है उसे हम जायांग कहते हैं या गाइनोसियम कहते हैं। तो पौधे का मादा भाग होता है, मादा जननांग होता है, उसे हम जायांग या गायोसियम। आपको बताया गया था कि पौधे के जो भाग होते हैं, नर भाग को पुंकेसर या और मादा भाग को जायांग या स्त्रीकेसर कहते हैं। एक बार संरचना देख लेते हैं, होता क्या क्या है इसमें। तो बच्चों ने बताया गया था आपको पूरा खोल के डिस्कशन करके कि कैसे क्या क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बीच में एक पार्ट होता है घड़े के आकार का, उसी को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। अगर सिंगल एक है तो स्त्रीकेसर कहेंगे, अगर इनकी संख्या कई है तो सबको सम्मिलित रूप से जायांग कहते हैं। ठीक, मतलब पौधे का जो मादा भाग होता है जायांग, ये बहुवचन है। अगर सिंगल एक के बारे में बात करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे स्त्रीकेसर, और नर भाग को हम पुंकेसर कहते हैं। तो ये पौधे का एक स्त्रीकेसर है। अब हम देखते हैं स्त्रीकेसर में होता क्या क्या है। तो स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला ये ऊपर वाला भाग जिसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र या इसे कहते हैं स्टिग्मा। ठीक, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। ये जो नली वाली पॉइंट होती है इसे हम कहते हैं वर्तिका या इसे स्टाइल कहते हैं। सबसे ऊपर और टोपी वाला पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। और ये जो पतली सी नली से संरचना इसे हम वर्तिका कहते हैं। हम नीचे देखेंगे तो नीचे वाला भाग इसका क्या होता है? ये घड़े के आकार का फूला हुआ होता है। इस भाग को हम कहते हैं अंडाशय या ओवरी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो 3 भाग पाए जाते हैं मुख्य रूप से, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल और अंडाशय ओवरी। ये किसी भी एक स्त्रीकेसर के सबसे प्रमुख भाग हैं। ये 3 भाग हो गए। इसके अलावा इसके अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं बीजांड। इसके अंदर की जो संरचनाएं हैं संख्या में कई होती हैं, इसी को हम बीजांड कहते हैं या ओब्यूल कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसे हम बीजांड या ओब्यूल कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर बहुत सारी बीजांड होते हैं, बीजांड को ओब्यूल कहते हैं। इसी बीजांड के अंदर यहाँ पर अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है या मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, फिर से देखते हैं। ये स्त्रीकेसर एक परिपक्व स्त्रीकेसर का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र स्टिग्मा, बीच वाला पॉइंट जो नली के आकार का होता है वर्तिका स्टाइल होता है, नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय ओवरी होता है, और इसी ओवरी के अंदर बहुत सारे बीजांड या ओब्यूल होते हैं। इसी ओब्यूल के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही अंड कोशिकाएं जब निषेचन करती हैं नर युग्मकों से तो आगे भ्रूण का निर्माण करती हैं। अभी हमने देखा जायांग की संरचना। ठीक है, हमने देखा उसमें 3 भाग थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड था। अब हमें पढ़ना है उसी बीजांड के बारे में कि बीजांड होता क्या है। तो बताया गया कि बीजांड होता कहाँ है? बीजांड होता है अंडाशय के अंदर। ठीक, जिसमें सूक्ष्म बीजाणु गुर बीजाणुओं का या मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो बीजांड क्या है? बीजांड सूक्ष्म संरचनाएं हैं
सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो अंडाशय के अंदर पाई जाती है। ठीक, बीजांड सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो अंडाशय के अंदर पाई जाती है। होता क्या है इनमें गुर बीजाणुओं या हम कह सकते हैं मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, तो ओव्यूल एक ऐसी संरचना है जो अंडाशय के अंदर पाई जाती है और जिसमें गुर बीजाणुओं या मादा युग्मकों का निर्माण होता है। आइए इसकी संरचना देखते हैं कि इसकी बनावट कैसे होती है। अब इसे हम देखेंगे एक बड़े से जायांग के अंदर। पूरी संरचना है बीजांड एक परिपक्व अंडाशय, एक परिपक्व स्त्रीकेसर की, जिसमें पूरा एक सिंगल बीजांड उपस्थित है। अब इसी चीज़ को हम आउट में देखते हैं, थोड़ा बाहर करके। पूरा का पूरा चित्र है एक परिपक्व जायांग का, ठीक, जिसके अंदर एक परिपक्व बीजांड दिखाई पड़ रहा है। ये इसका ऊपरी भाग वर्तिका या स्टिग्मा हो गया, ये वर्तिका हो गया स्टाइल, ये फूला भाग ओवरी और उसके अंदर एक ओव्यूल है। ठीक, अब इस संरचना को हम बाहर देखते हैं। ये देखिए ये बीजांड का चित्र है। अब एक एक भागों के इसके बारे में हम जानते हैं। तो बीजांड का वह भाग, ठीक, बीजांड का वह भाग जो नीचे इस पुष्पासन से जुड़ा होता है या अंडाशय के निचले छोर से जुड़ा होता है, उसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत या इसे फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक, बीजांड का वह भाग जो एकदम नीचे की ओर जुड़ा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं। जहाँ पर बीजांड वृंत और बीजांड का अधिकांश हिस्सा जुड़ता है, इसे हम, इस भाग को हम हाइलम या नाभिका कहते हैं। ये नाभिका या हाइलम, और इसे कहते हैं बीजांड वृंत। ठीक, स्टॉप, बंद करे पड़ेगा। देखते हैं बीजांड का वह भाग जो नीचे अंडाशय से जुड़ा होता है, उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं या बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक, बीजांड का वह भाग जहाँ, बीजांड वृंत का वह भाग जो अंडाशय जो बीजांड को जोड़ता है, मतलब फ्यूनिकल का वह भाग जो बीजांड से जुड़ा होता है, उसे हम हाइलम कहते हैं या नाभिका कहते हैं। तो दो हिस्से हो गए, फ्यूनिकल और नाभिका। ठीक, अब देखते हैं कि जो बीजांड होता है ये दो आवरणों का बना होता है, दो आवरणों से घिरा होता है। इसके आवरण को हम अध्यावरण कहते हैं। इसके आवरण को क्या कहते हैं, अध्यावरण या इंट्यूगमेंट कहते हैं। ठीक, तो इसके जो बाहरी आवरण है इसे हम बाह्य अध्यावरण या आउटर इंट्यूगमेंट कहते हैं।
या बाह्य आवरण, इसके सबसे बाहरी जो लेयर है इसे हम बाह्य आवरण या आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। इसकी जो इंटरनल लेयर है, आंतरिक लेयर है, इसे हम इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं या अंतः आवरण। तो दो आवरणों से बना होता है, बाह्य आवरण आउटर इंटीग्यूमेंट और बाह्य आवरण आउटर इंटीग्यूमेंट और अंतः आवरण इनर इंटीग्यूमेंट। इसके जो दोनों आवरण हैं, इसका जो बाहरी आवरण है पूरी तरह से घेरे होता है, लेकिन एक जहाँ पे इसका जो घेरा है वो टूटा होता है, मतलब एक जहाँ पे इसमें हल्का छिद्र होता है। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? इस छिद्र को कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर, इसके ऊपर वाला सिरा, इसके विपरीत सिरा, ये भाग कहलाता है चलाजा या निभाग कहलाता है। इसके अंदर आपको एक गोल सी संरचना दिख रही है, अंडाकार, इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो जो गोल सी संरचना, इसे भ्रूण कोश कहेंगे, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यही एम्ब्रियो सैक आगे वृद्धि करके भ्रूण कोश का निर्माण करता है। आइए देखते हैं, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिकाओं के बारे में जान जाते हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं। तो भ्रूण कोश के सबसे ऊपरी सिरे पर, मतलब निभाग वाले सिरे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, और 3 कोशिकाएं इसके बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर होती हैं। चलाजा सिरे की ओर 3 कोशिकाएं और 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर, और इसके अलावा बीच में 2 कोशिकाएं होती हैं। तो जो ये तीनों कोशिकाएं ऊपर वाली हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। इसे हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं में से पहली और तीसरी ये कोशिका कहलाती है सहायक कोशिका। ठीक, दूसरी कोशिका कहलाती है अंड कोशिका, मतलब एक सेल, यही मुख्य सबसे प्रमुख सेल है अंड कोशिका। और इन जो ये दोनों सेलें हैं, इन्हें कहते हैं, इन सेल्स को कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो इतनी चीज़ें हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बीजांड वृंत, बीजांड का वह सिरा जिसके द्वारा बीजांड जुड़ा होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड और बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थान को हम कहते हैं हाइलम या नाभिका। 2 आवरणों से बना होता है, बाह्य आवरण आउटर इंटीग्यूमेंट और आंतरिक आवरण अंतः आवरण कहलाता है इनर इंटीग्यूमेंट। सबसे ये देखते हैं, ये जो आवरण है ये इसे चारों ओर से घेरे होता है। एक स्थान पर ये छिद्र होता है, इस छिद्र को हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी छिद्र से होता हुआ पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है और निषेचन की प्रक्रिया कराती है। बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत सिरे पे, एकदम ऊपरी सिरे पर एक दूसरा भाग होता है, इसे हम कहते हैं चलाजा या निभाग कहते हैं। ठीक, इसके अंदर एक गोल सी संरचना होती है। इस संरचना को भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूणकोश के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिकाओं का समूह जो निभाग की ओर, चलाजा की ओर होता है, इसे हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। एक कोशिकाओं का समूह जो बीजांड द्वार की ओर होता है उसे हम सहायक कोशिका और अंड कोशिका कहते हैं। और बीच में 1-2 कोशिकाएं होती हैं जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो इसके ये प्रमुख भाग हो गए। तो ये हो गया बीजांड की संरचना। अब आइए देखते हैं कि बीजांड के अंदर कैसे मादा युग्मक या गुर बीजांड का निर्माण होता है। हम यहाँ देखते हैं गुर बीजांड जनन। आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक, गुर बीजांड जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, पहले वाली वीडियो में, कि जनन शब्द जिस भी चीज़ के साथ जुड़ता है मतलब उसी का निर्माण होता है। जैसे यहाँ जनन किसके साथ जुड़ा है? गुर बीजांड के साथ। इसका मतलब है कि गुर बीजाणुओं का निर्माण होना। जिस चीज़ के साथ भी जनन शब्द जुड़ जाएगा तो उसी का निर्माण होता है। चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है गुर बीजांड जनन, कि मतलब गुर बीजाणुओं का निर्माण।
अब इसकी परिभाषा जो होगी वो होगी गुर बीजाणु मात्र कोशिका से, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आगुणित गुर बीजाणुओं का निर्माण ही आगुणित गुर बीजाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? गुर बीजाणु जनन। फिर से देखते हैं, गुर बीजाणु मात्र कोशिका मतलब मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के कारण जब आगुणित गुर बीजाणु का निर्माण होगा, आगुणित गुर बीजाणु बनेंगे, मादा युग्म बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? गुर बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, मतलब इसी के गुर बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजेनेसिस या गुर बीजाणुओं का निर्माण होना। अब आइए प्रक्रिया देखते हैं कि होता कैसे है। एक एक करके देखते हैं। अब हम सिर्फ आपको यहाँ पे भ्रूणकोश ही दिखा रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ भ्रूणकोश ही दिखा रहे हैं, बाकी पूरा नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये भ्रूणकोश की संरचना है। ठीक, सबसे पहले होता क्या है कि भ्रूणकोश में एक कोशिका होती है, एक द्विगुणित कोशिका होती है, जिसे हम कहते हैं अधस्तरी कोशिका या हाइपोडर्मल सेल। ठीक, भ्रूणकोश के अंदर एक संरचना होती है, एक कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका होती है, इसे हम कहते हैं अधोस्तरी कोशिका या हाइपोडर्मल सेल। इस हाइपोडर्मल सेल्स में थोड़ा सा वृद्धि होती है तो ये बनाती हैं प्रपस्व कोशिका। ठीक, प्रपस्व कोशिका। ठीक, ये आर्किस्पोरस से प्रपस्व कोशिकाओं में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के कारण दो कोशिकाएं बनाती हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक गुर बीजाणु जनन कोशिका। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये डिजनरेट होना शुरू होगी, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। लेकिन ये जो प्राथमिक गुर बीजाणु जनन कोशिका है, अब ये जो प्राथमिक गुर बीजाणु जनन कोशिका है ये और वृद्धि करके ये बनाएगी क्या, ये बनाएगी ये बनाएगी गुर बीजाणु मात्र कोशिका। मतलब मेगास्पोर मदर सेल। प्राथमिक गुर बीजाणु जनन कोशिका वृद्धि करेगी, वृद्धि करके ये गुर बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगेगी। ठीक, अब आगे देखते हैं उसे क्या आगे है। गुर बीजाणु मात्र कोशिका वृद्धि करके गुर बीजाणु जनन कोशिका वृद्धि करके गुर बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगेगी। अब ठीक इसी समय इसमें क्या होगा, गुर बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के कारण 4 आगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो एक गुर बीजाणु मात्र कोशिका से 4 कोशिकाएं यहाँ पर बनेंगी। ये 4 की चारों क्या हैं? ये 4 की चारों हैं आगुणित गुर बीजाणु। ठीक, मतलब मेगास्पोर। यहाँ आगुणित का मतलब क्या है? कि आगुणित का मतलब है इसमें गुणसूत्रक संख्या क्या है? आधी है, n नंबर में है। तो 4 गुर बीजाणु बनते हैं। लेकिन होता क्या है कि 4 गुर बीजाणुओं में से 3 गुर बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, तो सिर्फ एक ही गुर बीजाणु बचता है जिसे हम कहते हैं सक्रिय गुर बीजाणु।
या इसे कहते हैं एक्टिव मेगास्पोर। ठीक, गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका में असूति विभाजन हुआ, 4 गुड़ बीजाणु बने जिसमें से 3 गुड़ बीजाणु नष्ट हो गए, बचा एक सक्रिय गुड़ बीजाणु। आइए एक बार इसका आरेखीय रूप देख लेते हैं, वो तो हमने समझा चित्र में, थोड़ा आगे पीछे हो गया, बस इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अधोस्तरीय कोशिका होती है। अधोस्तरीय कोशिका में वृद्धि होगी तो क्या बनाएगा, परपस्व कोशिका या आर्चिस्पोरल सेल। इसमें समसूत्री विभाजन होगा, इस सेल में समसूत्री विभाजन कारण 2 कोशिका बनाएगी, एक बनाएगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी कोशिका बनेगी प्राथमिक गुड़ बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, परपस्व कोशिका से 2 कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक गुड़ बीजाणु जनन कोशिका। अब ये जो प्राथमिक गुड़ बीजाणु जनन कोशिका है ये वृद्धि करेगी और वृद्धि करके गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। ठीक, मतलब मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी। इस मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के कारण 4 अगुणित गुड़ बीजाणुओं का निर्माण होगा। इन चारों गुड़ बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ एक सक्रिय गुड़ बीजाणु ही बचता है। एक सक्रिय गुड़ बीजाणु बनता है और यही सक्रिय गुड़ बीजाणु क्या करता है, आगे चलकर मादा युग्म को उद्भिद का निर्माण करता है। जो अभी हमने पढ़ा गुड़ बीजाणुओं का निर्माण या गुड़ बीजाणु जनन कैसे होता है। अब आइए देखते हैं कि गुड़ बीजाणु के बाद जो भ्रूणकोश बनता है, भ्रूणकोश होता है एम्ब्रियोसाइक, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब लास्ट डिवीज़न हुआ, विभाजन हुआ, तो हमारे पास क्या था, एक सक्रिय गुड़ बीजाणु बना था। एक सिंगल कोशिका बची थी जिसे हमने क्या कहा था, हमने कहा इसे सक्रिय गुड़ बीजाणु। और ये कोशिका कहाँ है, ये कोशिका किसके अंदर है, ये कोशिका है भ्रूण कोश के अंदर। ये कोशिका भ्रूण कोश के अंदर है। नाम क्या है कोशिका का, सक्रिय गुड़ बीजाणु। अब इस सक्रिय गुड़ बीजाणु में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आपको पता ही है 2 सेल्स, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 केंद्रक। एक केंद्रक इसके ऊपरी भाग की ओर चला जाएगा और एक केंद्रक चलाएगा इसके निचले भाग की ओर। ठीक, सक्रिय गुड़ बीजाणु में समसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, एक ऊपरी भाग की ओर चला गया और एक निचले। अब ये 2 कोशिकाएं बनी हैं। अब इसमें फिर से क्या होगा, फिर से इसमें होगा समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन कारण ये दोनों कोशिकाएं, दोनों न्यूक्लियस जो हैं, इनमें फिर से विभाजन होगा और ये 2 कोशिकाएं बनाएंगी। ठीक, सबसे पहले सक्रिय गुड़ बीजाणु में समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने, 2 केंद्रक बना, एक केंद्रक चला गया निभाग की ओर, एक केंद्रक चला और बीजाणु द्वार की ओर। फिर से इन दोनों में समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी हैं। ठीक, अब एक बार पुनः इसमें समसूत्री विभाजन होगा, मतलब कुल मिला के 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। तो अब 2 कोशिकाएं इसकी हैं, दोनों में समसूत्री होगा तो 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी और इन दोनों में होगा तो इन दोनों से कुल मिला के 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। 4, ठीक, तो इस प्रकार 2 से इनमें विभाजन हुआ तो 4 कोशिकाएं इसके अंदर बन गई। अब क्या होगा, अब इसके आगे के भाग में यहाँ दिखा रहे हैं। अब उन चारों कोशिकाओं में से ऊपर 4 हैं निभाग की ओर और नीचे 4 हैं बीजाणु द्वार की ओर। अब इन दोनों में से 3 कोशिकाएं अरेंज हो जाएंगी इसके छोर पे और दोनों में से एक कोशिकाएं चलना शुरू होंगी और बीच वाले भाग में आएंगी। अब ऊपर से 3 कोशिकाएं अरेंज हो जाएंगी इसके ऊपरी छोर में और 3 कोशिकाएं निचले छोर में हो जाएंगी। अब बचे हुए एक कोशिकाएं अपनी तरफ से आती हुई आएंगी बीच की ओर। ठीक, आठ कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर अरेंज हो गई, 3 कोशिकाएं नीचे की ओर अरेंज हो गई और ये दोनों कोशिकाएं मध्य की ओर आके व्यवस्थित हो गई और दोनों एक हो गई हैं दोनों कोशिकाएं। अब इन जो ऊपर की ओर की कोशिकाएं हैं इसे हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। ठीक, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई। इसमें जो नीचे की ओर की पहली और तीसरी कोशिका है इसे हम कहते हैं सहायक कोशिका और ये दूसरी कोशिका इसे कहते हैं अंड कोशिका। और जो दोनों ये कोशिकाएं हैं जो दोनों एक हो गई हैं इसे हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक।
या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं इसे। एक बार फिर से समझते हैं। भ्रूणपोष के अंदर सक्रिय गुरु बीजांड बना था, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो ये 2 केंद्रक बनाए, फिर इसमें पुनः समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 से 4 बना, इसमें पुनः समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 से 8 कोशिकाएं बन गई हैं ये भ्रूणपोष के अंदर। अब क्या होगा, इनके अरेंजमेंट होगा। जो ऊपर की 4 कोशिकाएं हैं इसमें से 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर अरेंज हो जाएंगी और एक कोशिका चलना शुरू होगी, बीच में आके रुकेगी। नीचे की 3 कोशिकाएं अरेंज नीचे की ओर होंगी और एक बची हुई कोशिका बीच में आ जाएगी। तो इस प्रकार 3 कोशिकाएं ऊपर अरेंज होगी, 3 कोशिकाएं नीचे की ओर और बीच में 2 कोशिकाएं। ऊपर की कोशिकाओं को प्रथमुखी कोशिका कहते हैं, बीच की कोशिकाओं को हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं, जो दोनों इकट्ठा हो गई हैं। नीचे वाले भाग में पहली और तीसरी कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं और बीच वाली कोशिका को हम कहते हैं अंड कोशिका या एग सेल, या इसी को हम कहते हैं मादा युग्मक। ठीक, यही एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना है। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणकोश की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, भ्रूणकोश में कुल कितने कोशिकाएं या कितने केंद्रक पाई जाती हैं। तो भ्रूणकोश में कुल मिला के 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो भ्रूणकोश क्या है, 7 कोशिकीय संरचना है। भ्रूणकोश 7 कोशिकीय संरचना है और 8 केंद्रकीय संरचना है। ठीक, अब 7 कोशिका मतलब कैसे है कि 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर और ये दोनों कोशिकाएं आई थी, दोनों एक हो गई हैं, तो 3 और एक 4 कोशिका और 3 कोशिका नीचे की ओर। 7 कोशिका ये हो गई है, 3 3 6 1 1 7 कोशिकीय संरचना हो गई। और 8 केंद्रकीय, तो 3 केंद्रक इसमें है, 3 केंद्रक इसमें, 6 केंद्रक ये हो गए। और इन दोनों कोशिकाओं जो एक हुई हैं इनमें 2 केंद्रक है, तो 8 केंद्र की संरचनाएं ये हो गई। इस प्रकार एक भ्रूणकोश जो होता है वो 7 केंद्र कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती है। ठीक, तो ये भ्रूणकोश की संरचना है। अब हमें ध्यान ये देना है कि हम ये जो कोशिका अंड कोशिका है और ये द्वितीय केंद्रक है, ये आवृत बीजी पौधों का सबसे बहुत प्रमुख लक्षण है द्वितीय केंद्रक। ठीक, आवृत बीजी पौधों में निषेचन होता है। निषेचन के बाद एक प्रक्रिया और होती है जिसे हम कहते हैं दोहरा निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया में जो नर युग्मक होगा वो अंड कोशिका से निषेचित करेगा, पहला नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचन करके एक विशेष कोशिका बनाते हैं, इसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश संरचना, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में। तो ये पूरा हमने आज ख़त्म कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम कल पढ़ेंगे परागण की प्रक्रिया और निषेचन। ठीक, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद।